नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय ईरान के अंदर फिर से वही प्रोटेस्ट और वही ब्लास्ट का सिलसिला फिर से चालू हो गया है और ये खबर आने वाले टाइम में ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है और इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय कासिम सुलेमानी के नाम पे ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी है और इस मिसाइल की क्या खासियत है, इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही क्या अमेरिका फिर से जंग करना चाहता है या फिर अमेरिका कोई अल्टीमेटम देके ईरान को छोड़ेगा, आज इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, इस बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय उत्तर प्रदेश और भारत में मुसलमानों का क्या हाल है और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो कांग्रेस का विरोध करते करते किस हिसाब से खुद ही पागल बन जाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इजराइल ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान कौन सा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही इस समय आपसे एक सिंपल सा मेरा सवाल है कि आपने दुआ करना छोड़ दिया है क्या? आपसे अक्सर कमेंट करके कहता हूं कि भैया गाजा के हक में आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कर दें, लेकिन मैं देखता हूं कि जिस दिन मैं कहता हूं उसी दिन आप लोग दुआ करते हैं, बाकी आप भूल जाते हैं। तो भैया ऐसा काम ना करें, कम से कम दुआएं वहां तक पहुंचाते रहे। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताऊं, आप लोगों में से कई लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, कोई 10 रुपए देके, कोई 20, कोई 50, कोई 100, जिसकी जैसी हैसियत है, जिसकी जैसी पहुंच है, उस हिसाब से सपोर्ट करता है। इरफान भाई हैं, डेली 10 रुपए डालते हैं, बाकी और सारे भाई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद, ऐसे अपना सपोर्ट बना के रखें। बाकी अब खबरों की तरफ चलते हैं और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है इस समय तेहरान के हवाले से। दरअसल तेहरान में एक जगह लगती है परांद। इस परांद में पिछले अगर 7 दिनों का मैं रिकॉर्ड उठा के आपको बता दूं, केवल 7 दिनों का, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, केवल 7 दिनों का अगर रिकॉर्ड उठा के आपको बताऊं तो कम से कम 7 से 8 मरतबा वहां पे ब्लास्ट की खबरें आई हैं। हर बार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की जब जांच पड़ताल होती है तो जो IRGC हर बार अलग अलग वजह बताती है। कभी कहती है कि ऑयल रिफाइनरी जो थी वहां पे किसी ने सिगरेट जला ली, कभी कहा जाता है कि केमिकल बनाया जा रहा था, केमिकल में विस्फोट हो, उस वजह से ब्लास्ट हुआ, कभी कहा जाता है कि जो गैसेज वहां पे बनती हैं वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो देश पिछले 50-60 सालों से तेल का व्यापार कर रहा हो, जो देश पिछले 50-60 सालों में तमाम तरह की खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग करके उसको सुरक्षित तौर पे रख रहा हो, आज तक कोई मिसाइल गलती से फटी तक नहीं, क्या उस देश के तेहरान के परांद इलाके में इस तरह के ब्लास्ट हो सकते हैं? ये सवाल अगर एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो जवाब देगा कि नहीं, ऐसे ब्लास्ट नहीं हो सकते। तो फिर बड़ा सवाल है कि ऐसे ब्लास्ट होते क्यों हैं? तो इसके पीछे की पूरी कहानी अब आपको डिटेल में समझाता हूं, लेकिन इससे पहले की कहानी बताऊं, आप पहले आज का जो ब्लास्ट है उसकी अलग अलग एंगल से तस्वीरें देखिए पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक्सप्लोजन काफी ज्यादा भयानक था, क्योंकि जिस हिसाब से आग लगी है, जिस हिसाब से धुआं उठ रहा है, जिस हिसाब से लपटें दिख रही हैं आपको, मतलब बड़ा साफ है कि ब्लास्ट हुआ कैसे और क्यों, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। तो अब मैं आपको समझाता हूं। आपको याद होगा जून साल 2025 की बात, जब 12 दिन की जंग ईरान के ऊपर लाजमी हो गई थी, तो ऐसे हाल में अचानक से ईरान के अंदर ऐसे ब्लास्टेस देखने को मिले थे और उस दौरान भी ईरान ने झूठ बोला था ताकि आवाम में डर ना हो, आवाम में पैनिक ना फैले, आवाम घबराए ना। और हर बार झूठ बोल के ईरान की सरकार ने ये बात बोली थी कि भाई साहब ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये ब्लास्ट कुछ और नहीं है, ये ब्लास्ट सीधा सीधा आप समझिए कि कोई मैनुअल दिक्कत है। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल हुई और साथ में जब डेटा सामने आया तो पता चला था कि CIA और मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके लोगों ने ये ब्लास्ट करवाया था। तो इस बार भी कहानी बिल्कुल सेम है। ईरान के ऊपर जंग लाजमी हो चुकी है, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और ऐसे हाल में CIA और मोसाद अपने काम पे लगे हुए हैं और ये जानबूझ के ऐसे ब्लास्ट करके ईरान की आवाम को डराने की कोशिश करते हैं और साथ ही ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और CIA और मोसाद कितना एक्टिव है इस समय तेहरान में और ईरान में, अब आप जानिए।
आज खबर निकल के सामने आई कि तेहरान यूनिवर्सिटी में फिर से पुराने लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला। वही खामनेई की मौत के नारे, वही खामनेई के बारे में उल्टा सीधा बोलना, वही सत्ता परिवर्तन करने की बात करना और भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और कुछ रैलियां भी निकली। मैं चाहूंगा कि उसकी भी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देखें पहले। अब इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अचानक से प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब आप थोड़ा सा जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जो सीक्वेंस चल रहा है वो आप समझिए। सबसे पहले देखिए पिछले टाइम भी क्या हुआ था अभी 10-15 दिन पहले कि अचानक से जब एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी चीज़ें आई थी तब तेहरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। पहले बाजार से शुरू हुआ, मार्केट से व्यापारियों ने शुरू किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, उसके बाद तमाम तरह की नौटंकियां हुई। बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये सारा किया धरा मोसाद और CIA का था। इस बार भी सेम तरीके से सेम प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी जो पेड वाले लोग जो इजराइल से पैसा लेते हैं, जो अमेरिका से पैसा लेते हैं, वो पैसा लेके अपने काम पे फिर से लग गए। और इसी बीच खबर यह है कि इस बार जनता ने मोर्चा संभाल लिया। जनता ने देखा कि पिछली बार हमारी IRGC जो है यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, उसने जब मोर्चा संभाला था दोस्तों तो उसने मारा भी था, पीटा भी था, गोलियां भी चलाई थी, कई सारे लोग मार दिए गए थे। तो ऐसे हाल में IRGC के ऊपर बड़ा आरोप लगा था कि भाई इन्होंने तो ईरान की आवाम को मार दिया, ईरान के लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। इस वजह से तेहरान की जो मेन जनता है, जो गद्दार नहीं है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है और जो पैसों पे नहीं बिकती, वो सड़कों पे आई। आने के बाद जब उसने खामनेई की सपोर्ट में नारे लगाए तब दोस्तों क्या हुआ कि ये लोग भड़क गए। यानी मोसाद और CIA के जो पैसे लिए हुए लोग थे ये भड़क गए। उसके बाद इन्होंने हाथ उठा दिया। अब जब हाथ उठाया तो खामनेई के सपोर्टर जो थे उन्होंने मारना शुरू किया और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो इस चैनल पर देखें आप पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पहले खामनेई के सपोर्टर शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा संभालते हैं, उसके बाद जो प्रो रिजीम के विरोधी हैं, यानी साफ तौर पे कहा जाए तो जो रेजा पहलवी के सपोर्टर हैं, जो इस समय ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो फिर हाथ उठाते हैं। उसके बाद ये लोग दौड़ा दौड़ा के इनको मारते हैं। और इसी बीच अमेरिका से फिर बयान आता है। अमेरिका ने बयान दिया और कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान अपनी डिमांड को स्पष्ट करके हमारे सामने रखता है कि आखिर ईरान क्या चाहता है, ईरान किस हिसाब से नेगोशिएशन चाहता है, तो हम इसी फ्राइडे यानी इसी जुम्मे के दिन बातचीत शुरू कर सकते हैं। यानी जब ईरान के बारे में अमेरिका को पता चला कि इस समय जो ईरान की जनता है वो खुद मोर्चा संभाल रही है, तो ऐसे हाल में अमेरिका ने भी दोस्तों एक नरम रुख अपनाया और अपनाने के बाद बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आप किसी जानवर पे भरोसा कर सकते हैं। आप एक बार सांप पाल लें, दूध पिला दें, आपको उम्मीद हो जाए कि शायद ये मुझे ना काटे, तो हो सकता ना काटे। लेकिन अगर आप अमेरिका पे भरोसा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा पागल और बुद्धिहीन और आपसे बड़ा भोला इंसान इस दुनिया में कोई है नहीं। हुआ क्या कि आज फिर बहुत ज़्यादा तादाद में एयरक्राफ्ट, यानी जो बिजी रूट मैंने देखा मैप पे, वो रूट इतना ज़्यादा बिजी था कि लगभग सैकड़ों की तादाद में जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ आने लगे। और जो इनका जेरल्ड फोर्ड था, जिसके बारे में आपने चर्चाएं काफ़ी सुनी होंगी इस चैनल पे भी, अलग अलग चैनल पे भी, वो जेरल्ड फोर्ड भी इस समय तेहरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा, अलग अलग जगहों पे स्पॉट किया जा रहा। इसका मतलब अमेरिका अपनी तैयारी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा।
और इसी बीच दोस्तों अब बड़ी अपडेट आई है कि ईरान ने भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल ईरान ने आज एक खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग की और इस मिसाइल का नाम तो कुछ और है, लेकिन जो नाम मेन है वो है सुलेमानी क्लास। यानी जो इनके कासिम सुलेमानी थे, ब्रिगेडियर थे, जिनको मार दिया धोखे से इजराइल और अमेरिका ने, उनके नाम पे ईरान ने एक मिसाइल बनाई है। और इस मिसाइल की खासियत अब आप जाने दोस्तों कि ये मिसाइल समुद्र में, हवा में कोई भी जहाज हो, चाहे F-35 हो, चाहे F-16 हो, चाहे F-22 हो, इन तमाम जहाज़ों को मार के गिराने की क्षमता रखता है। और ऐसे हाल में जब ईरान के ऊपर जंग लाजमी हो चुकी है, जब अमेरिका की खतरनाक जहाज आ चुके हैं, अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट को भेज रहा है, इस टाइम पे अगर ईरान इस जज्बे के साथ अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है तो आप समझ जाइए दोस्तों कि इन मिसाइलों की जो रेंज है बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी और ईरान भी कहीं भी किसी भी एंगल से झुकने और दबने को तैयार नहीं होने वाला है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान ने भी कसम खा ली है कि हम जंग में खुला ऐलान जंग करते हैं और जिहाद करेंगे। अब इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही थी, इधर अब आप सुनिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से। और बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग ही अपना एक एलआई तैयार किया है। इसमें 6 से 7 देश होंगे, लेकिन इस एलआई के क्या मायने पहले आप वो जान लीजिए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने जब देखा कि ईरान अब हमलावर है, ईरान काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे हाल में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना मेन ट्रम्प कार्ड खेला। बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद का एक नया तर्जुमा तैयार किया और बताया कि एक तो शिया आतंकवादी होते हैं और एक सुन्नी आतंकवादी होते हैं, जो कट्टर शिया सुन्नी हो, जो आतंकवाद के रास्तों पे बढ़ जाते हैं। और ऐसा होता भी है, आपको बुरा लगे या भला लगे, लेकिन ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप टीटीपी देख सकते हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान देख सकते हैं। साथ ही अभी शियाओं की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान के ही अंदर, वहाँ पे आप किसी और समुदाय का नाम भी नहीं ले सकते, चूँकि वहाँ पे ना ज़्यादा हिंदू हैं ना ज़्यादा यहूदी हैं। साथ ही ISIS आप देख लें, तो ये तमाम जो लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक गए, जो मेन इस्लाम था उससे भटक गए और इनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, तो इन लोगों को ढाल बना के सऊदी अरब के बारे में, साथ ही ईरान के बारे में बोलते हुए साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम एक एलआई तैयार करेंगे, उस एलआई में इंडिया होगा, ध्यान दीजिएगा, अरब के देश होंगे, एशियन कंट्री होंगे, इजराइल खुद भी होगा, अफ्रीकन कंट्री होंगी और ग्रीस होगा। हालांकि किसी भी देश से बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत नहीं की, अपने मन से इस एलआई के बारे में जिक्र किया। और जिक्र करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि हम ऐसे एलआई को तैयार करेंगे जो कट्टर आतंकवादियों से, चाहे वो शिया आतंकवादी हो चाहे सुन्नी आतंकवादी हो, उस सोच से ये लोग लड़ेंगे। अब इसी बीच इन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि मोदी साहब इसी 26 तारीख को जाने वाले इजराइल। अब एक बड़ा सवाल दोस्तों निकल के सामने आता है कि मोदी साहब इजराइल क्यों जाएंगे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है, जंग के माहौल कभी भी बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ईरान से हमारे चाहे जितने अच्छे संबंध हो, इधर ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई या फिर अमेरिका ने हमला कर दिया और मोदी साहब का प्लेन 26 तारीख को रास्ते में है और एयरफोर्स के जरिए या फिर आप कहें तो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है, तो क्या ईरान उस जहाज को छोड़ देगा? जवाब बड़ा सिंपल है कि भाई मिसाइलों की कोई दिशा या फिर आदमी की पहचान तो होती नहीं है। मिसाइल अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करके मार दी गई है तो मतलब बड़ा साफ है कि बेन गुरियन पे चाहे जो भी होगा उसको मिसाइल लगेगी। तो अगर मोदी साहब बुधवार को जाने वाले हैं तो मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिका को भी ये बात पता है, इजराइल को भी ये बात पता है, ईरान को भी बात पता है कि कम से कम बुधवार तक तो हमला नहीं होने वाला है। या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो जो सबसे सेफेस्ट डे होगा वो बुधवार ही होगा, क्योंकि दो देशों के झगड़े में अगर किसी देश के सुप्रीम लीडर, चूंकि भारत के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पावर वो प्रधानमंत्री की होती है, कहीं कहीं राष्ट्रपति की होती है, तो भारत के जो सुप्रीम लीडर हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब, अगर उनको नुकसान होता है तो फिर ये मामला धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे हाल में अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं चाहेंगे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है, लेकिन इधर भारत से कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आई जो चीज़ें आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। ज़्यादातर चैनल इस बारे में बात नहीं करेंगे, चूँकि उनको डर है FIR का, उनको डर है कि चैनल ना टर्मिनेट करवा दिया जाए, और ये चीज़ें वो लोग करते भी हैं। बहरहाल डरने का काम राजपूतों का नहीं होता, और प्रखर राजपूत नाम है आपके भाई का, तो राजपूत डरते नहीं हैं। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक थाना लगता है जिसका नाम है इस्लाम नगर, और इसी इस्लाम नगर थाने में 3 बेचारे मुसलमान है तो ऐसे बेचारा हो गया। 3 बेचारे मुसलमान अपने घर से इस रमजान के पावन महीने में चंदा मांगने के लिए निकलते हैं। अब वो बेचारे जब चंदा मांगने के लिए निकलते हैं तो अचानक से बीच में एक कट्टर हिंदूवादी सोच, खाने को पैसा नहीं लेकिन सोच हिंदूवादी होनी चाहिए, ऐसे से तो वोट बैंक बनता है किसी खास पार्टी का,
तो वो भाई साहब जिनका नाम अक्षय कुमार था, 20 या 22 साल उनकी उम्र रही होगी, अक्षय कुमार एकदम सच में अक्षय कुमार सिंह बन जाते हैं और रास्ते में इन तीनों बुजुर्गों को रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। बुजुर्ग बेचारे बताते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा काम है और मैं जा रहा हूं। इतना ही कहना था इन तीनों बुजुर्गों का कि ये 25-26 साल का लड़का अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल गया, माँ बाप की दी हुई तहजीब भूल गया और उन तीनों बुजुर्गों के साथ मारपीट करने लगा। और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखें आप। छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, नहीं नहीं छोड़ो, छोड़ो छोड़ छोड़ो छोड़ो, ओ छोड़ो छोड़ो बेटा, रहने दे, छोड़ो रहने दे, हटा छोटो छोटो क्या समझा दिया, आया छोटू, किधर आधा कर चल जाते, उठा आधा कर, उठा आधा कर, उठा, अरे उठा उठा, चल जाते, अरे चल जाते। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से तीन बुजुर्ग मुसलमानों को बेरहमी से अक्षय पीट रहा है। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तब लोगों के अंदर एक उबाल आ गया कि भाई साहब इन तीन बुजुर्ग मुसलमानों की क्या गलती थी जिस हिसाब से इनको मारा गया, इनको कटुआ कहा गया, इनको जिहादी कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, इनको पाकिस्तानी कहा गया। और ये तो चलिए गलीमत की बात है। अब आप सोचिए कि जहन में कितनी नफरत ये लोग भर के चलते हैं कि दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को पहले देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस भीड़ में पीछे पीछे जो कैमरे के चल रहे हैं, एक किसी बड़े पतले बच्चे की आवाज है। मतलब आवाज बामुश्किल किसी 10 या 12 साल के बच्चे की होगी और उसको भी इन नफरतियों ने नफरती बना दिया, वो भी गाली दे रहा है। उसे तो पता भी नहीं होगा कि हिंदू का क्या मतलब है, मुसलमान का क्या मतलब है, कहाँ दंगे होते हैं, कौन आतंकवादी होता है, किसकी कैसी सोच होती है। लेकिन आसपास के माहौल ने उसको ऐसा जहरी दिमाग का बना दिया कि उसने भी गाली गलौज शुरू कर दी। आवाज आपने ध्यान से सुनी होगी, एक पतले छोटे से बच्चे की आवाज है और वो भी गाली दे रहा है। और अब आप सुनिए, जब ये चीज निकल के सामने आई तो बदायूं की पुलिस ने संज्ञान भी लिया और उसके लिए उनको अप्रिसिएशन देना पड़ेगा हमको, आपको, क्योंकि अगर उन्होंने काम किया तो बहरहाल अब सजा क्या होगी वो तो ऊपर वाला जाने, सरकार जाने, कोर्ट जाने। लेकिन पुलिस ने फौरन अक्षय सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कायदे से बीजेपी पार्टी को, जो कि अब रूलिंग पार्टी, उसको कोई स्टेटमेंट देना था लेकिन उसने कुछ दिया नहीं। हाँ, नगीना के जो सांसद हैं इस समय, चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं। लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि नगीना के सांसद ने कितनी वाजिब आवाज उठाई। अब यही नहीं, सुनिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत्र, उन्होंने भी कुछ कहा था, उसको भी थोड़ा सा सुने आप। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर, जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ?
सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से, सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। इस वीडियो में दोस्तों आप सुन सकते हैं कि सुप्रिया सुनेत्र ने भी कितनी वाजिब आवाज उठाई, लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोगों तक आवाज कब पहुंचेगी, जब मीडिया दिखाएगा। लेकिन मीडिया इस समय इतना बिक चुका है, मीडिया इस समय इतना पैसे के पीछे पागल है कि मीडिया कुछ दिखाना ही नहीं चाहता और इस वजह से ऐसी खबरें दब जाती हैं। लेकिन आपका भाई आपके साथ खड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, इजाजत दीजिए।